बेडाना गांव के सारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबको नमस्ते। देखिए, धर्मवीर जी ने आपको एक शब्द बताया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। किस किसने सुना हुआ इसका नाम पहले? एक, दो, तीन लोगों ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में सुना हुआ है। इसका मतलब बाकी लोग नहीं जानते क्या चीज है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस बात को 2 बार प्रधानमंत्री बोल चुका है अपने भाषणों में। एक बार लाल किले की प्राचीर से और एक बार संसद में। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने यह पूछने की हिम्मत नहीं करी कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है कि, और ऐसा क्या चीज है जिसने यो कह रहा है कि वो आके रहेगा। कल की नई खबर है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह बोला कि हम लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए लड़ रहे हैं। यानी कि जो ये लड़ाई चल रही है यूक्रेन की और रशिया की, ये भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए चल रही है। इससे पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर बहुत लंबे लंबे वक्तव्य दिए जा चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जबरदस्त मीटिंग हो चुकी है, जिस मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो टेलीप्रॉम्प्टर गिर गया था, खराब हो गया था, जिसमें वो आके भाषण नहीं पढ़ना आया। उसमें पूरे दुनिया के अंदर मजाक का पात्र बने थे प्रधानमंत्री कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसा जिसने अपने आप बोलना ही नहीं आता, शामिल लिख रहा हो तो पढ़ना आवे, नहीं तो आता ही नहीं। देश की जनता न्यूज सोच रही की तो बहुत बढ़िया भाषण देगा। उसके सामने एक तख्ती अगर है, तख्ती में चलता रहा अगर जो खबर पढ़ने वाले, ये टेलीविजन में खबर पढ़े नहीं, ये भी हमारे बुजुर्गों ने लगा करता और इनका सारी बात याद है। वो कैमरा जित लाग रहा हो है ना, जो गरीबी कैमरा लाग रहा है मोबाइल का, इसके ऊपर एक तख्ती चाली जाओ है, तो मैं उस तख्ती में तो पढ़ रहा हूं, देखू कैमरा ऐसा लागे जो कैमरे में देखने लाग रहा, तो सोचा कितने देख तो रहा ही नहीं। तो न्यू प्रधानमंत्री का एक उर्ले कहने लाग रही है, एक उर्ले कहने तो जब न्यू नमो करे न्यू नाली में तो नकल मार ले, न्यू नमो करे न्यू नाली में मार ले। वही गिर गए थे तो उस समय बेइज्जती हुई थी उसकी पूरी दुनिया में। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, वो दिमाग में जो कुछ हो जबान पाए जा है, तो ईसा है ये बेचारा। लेकिन मुद्दा उस आदमी के मजाक बनाने का नहीं है, मुद्दा है हमारी जिंदगी को और हमारे बच्चों की जिंदगी को जैसे मजाक बना दिया ना, उसका है। और मुद्दा इसका भी है कि ये मजाक अकेले इसी ने नहीं बना रखा है। जिस मर्जी स्टेट में चले जाओ, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी यही चल रहा है। केरल के अंदर कम्युनिस्टों की सरकार है, वहां भी यही चल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की सरकार है, वो आए थे राज में ये कह के मराठी मराठी मराठी, और अब मराठियों की भी ऐसी तैसी करने लग रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस तमिलनाडु में करने लग रही है। जिसकी सरकार है कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसकी सरकार है, सबके साथ यो लग रहा है जो मारी के लिए आओ लग रहा। अपना प्रदेश एक अकेला प्रदेश है हरियाणा। सबसे पहले तो यहां वो रिस्ट्रिक्शन हटी, यो मुंह का छिक्के वाली और जो ये सर्टिफिकेट दिखाने वाली सबसे पहले हरियाणा में हटी, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कौन दिखांदे भाई, स्कूल अपने आप खोलांगे भाई, अपनी मर्जी चलांगे भाई। इन्हें देख लिया कि भाई ये तो काम नहीं चलेगा, अगर ये ज्यादा प्रेशर हमारा तो ये फेंक आके बैठ लेंगे दिल्ली, तो इन्हें चुपचाप अपने में वापस ले लिए। अब वो ले लिए तो क्या इनका ये जो खेल था ये रुक गया? अब यह बात तो जब बेरा लगेगी ना, जब अपन न्यू बेरा वो खेल के है भाई, इनका खेल रुक गया या यू कब तक चलेगा, या यू के खेल है, इसके बारे में तो जब पता चलेगा जब न्यू बेरा होगी। उस था के शुरू कब होया था, शुरू कब हुआ ये पता लगना बड़ा जरूरी है। आज जो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई इन लोगों ने, जो रुकावट लगाई आज आपके ऊपर, वो किस चीज के ऊपर लगाई? वो लगाई थी बीमारी के नाम पे।
कि बाहर निकलोगे तो या तो बीमार हो जाओगे या बीमारी फैलाओगे। उसी के नाम पर डंडे मारे गए, उसी के नाम पर चालान काटे गए, उसी के नाम पर पैसे खर्च कराए गए, उसी के नाम पर दहशत फैलाई गई और उसी के नाम पर सारे हमारे लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों का हनन होया। अब वह बीमारी असली एक नकली, मेरे ख्याल से इस बात का सबूत किसान आंदोलन से बड़ा नहीं हो सकता। लाखों आदमी बैठे रहे और यह बात तो आईएमए के डॉक्टरों ने मेरे इंटरव्यू के दौरान भी बोली कि भाई जो गांव का आदमी है ना उसकी इम्यूनिटी ज्यादा हो है और जब धूप में बैठे साफ हवा में बैठे खान पान ठीक रखे फिर कौन बीमार होता। यह बात तुमने भी मानी, तो फिर तुम इस बात का प्रचार क्यों नहीं करते भाई? तुम खान खाई के टिक्के लाने का प्रचार क्यों करो हो? और जो आदमी ठीक ठाक है, जिस आदमी को कोई तकलीफ होगी वो तो डॉक्टर को अपने आप जाओगा, पर जो ठीक ठाक है उसके भी तुम धक्के तो ठोकने लाग रहे। और फिर अगला आदमी जब पूछ ले भाई इसका कोई नुकसान तो नहीं, तो न्यू कहे हाँ नुकसान भी उसके है। ना सुरक्षित है ये तो जबान नहीं बतावे, लिखित में तो कह रखा कि नुकसान हो सके, लिखित में तो है जी, लिखित में नुकसान हो सके। और न्यू पूछे कि इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? बोला कोई नहीं। अब जिम्मेदार कौन? अब तू अपने आप। अब मैं क्यों? अगर हमने के धक्का करा था, तू अपने आप लुआओगा। हम तो कौन लुआन दे? अब ठीक है मत लुआवे। अच्छा फिर कोई दिक्कत तो नहीं? बोला दिक्कत क्या है? फिर सारी पेंशन रोक लेंगे, फिर तुमने डीसी दफ्तर नहीं जान देंगे, फिर तुमने बस में नहीं जान देंगे, थारे बच्चे ने स्कूल में नहीं जान देंगे, फार्म नहीं बन देंगे, यो नहीं गण देंगे, वो नहीं गण देंगे। फिर भाई लगवाना पड़ेगा, लगवाए पक्ष साइड इफेक्ट हो जाए तो जिम्मेदार हम। इसीलिए लड़ाई शुरू करी थी। इस प्रकरण में एक बात थोड़ी सी बड़ी आया होगी कि लोग बात में सुनन लग गए। लोगों ने जब यह बात समझ में आई कि ये षड्यंत्र या बीमारी के नाम पर जो चल रहा था खेल, यो भी खेल था, तो इब जो दूसरी चीजें जोड़ के बतावा तो समझ में आवे है। इब इस बात ने पूरी ने समझो एक बार खेल के है, फिर थोड़ा समझ में आओगा बढ़िया। यहां मेरे ख्याल से सब बुजुर्ग हमारे ताऊ कौन है अरे वो उड़े बैठे हैं, वह लागे मने आप भी बुजुर्ग हैं। क्या साल उम्र हुई ताऊ? 77 साल की उम्र है। आज से 40 साल पहले का दौर याद करो, 1980 के टाइम पे। 1980 में गांव बिरडाना में सरकारी अस्पताल था, 82 में नींव रखी गई थी, 80 में नहीं था। डांगरा का अस्पताल नहीं था। अच्छा एक बात समझने की है, गौर करने की। गांव में 1980 तक 81 तक 82 तक अस्पताल नहीं था, 82 में अस्पताल बना। इसका मतलब क्या है समझो कि अगर किसी गांव में अस्पताल नहीं है, इसका मतलब उस गांव में बीमारी नहीं है। अस्पताल ना होने का मतलब बीमारी ना होना है, और अस्पताल बनने लगा था इसका मतलब बीमारी होने लगी थी। वह बीमारी क्यों कर लगी थी? आज से बीमार हुआ हाँ पा पहले तो थोड़े साल पहले तो क्या करते भाई 60-65 साल के क्या हार्ट अटैक हो जावे तो बाबा वो ही जा कर, फिर 45-50 का होने लग गया। ई बापा नु कहने लग गए बोला रही तो 30 साल क्या होने लग गया अटैक। कहा बालका के 2-2 साल के बच्चा के टाइप 2 टाइप 1 डायबिटीज मिला है, शुगर की बीमारी मिला है, ब्रेन हेमरेज होने लग गए हैं। अच्छा वो जब पूछा उनता है जब किते आप बैठोगे कब बैठोगे या फर्श में बैठोगे या किते बैठक में, तो वहां चर्चा चलेगी कि भाई एक बड़का का हार्ट अटैक होने लग गए तो एक चीज जो सारे के मुंह पे सबकी जबान पावा के आवा है कि क्या करा भाई खाना पीना ऐसा हो गया। क्यों जी? एक लाइन जो सारा समाज बोलता है कि खाना पीना ऐसा हो गया। अच्छा यह बात मैं कति 1% भी झूठ नहीं है, लेकिन वो खाना पीना जब अपन बेरा है कि खाना पीना खराब हो रहा है
फिर आप खाना पीना ठीक करके अपने बालका बचाते क्यों नहीं? सोचने की बात है। तो क्या आप अपने बालका ने अपने आप तक कुछ गलत चीज खुआने की कोशिश करोगे? नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आपके बालक बीमार क्यों हुए हैं? क्योंकि जो आप खा रहे हो ना, वह चीज कितनी बढ़िया दिखती हो, उसका जो बीज है ना, उस बीज में दे रखी है आप तो बीमारी। आप कितना जोर ला लो, या चीज अगर आप जिस पैथी की आप दवाई खाते हो ना, एलोपैथी की, जो ये डॉक्टर जो से अस्पताल बन रहे हैं, ये बड़े बड़े अस्पताल हैं, या एलोपैथी तो 300 साल पुरानी है सिर्फ। तो 300 साल तक पहले आप बीमार कैसे होया करते? बीमारी की अपनी टाइप होती है। जो आदमी जिस इलाके में रहता है, उस इलाके के मौसम में जब बदलाव आता है, उस बदलाव के हिसाब से उसको बीमारी होती है। और उसके आसपास, उसके खेतों में या उसके गांव के आसपास ऐसी जड़ी बूटियां होती है कि वहीं से इलाज भी हो जाता है। आप देखोगे, जिस 40 साल पहले की बात मैंने आपसे पूछी थी, उस टाइम पर हमारी माया पर, हमारी दादियां पे सारी बीमारियां का इलाज रसोई में होया करता। रसोई में नहीं पाओ तो गितवाड़े में होया करता, जिन्हें बाड़ा कह दिया करें। और वहां नहीं होता तो खेत में तो पक्का पाया करता, गांव के बाहर कितने कितने जंगल में। इसका मतलब यह है कि जो बीमारी अमेरिका में है, वह बीमारी भारत में नहीं होगी। और जो बीमारी भारत में है, वह बीमारी भारत में भी, हरियाणा में जो बीमारी होगी, राजस्थान का आदमी वैसा बीमार कदे नहीं हुआ। क्योंकि वहां तो मतलब खुली हवा, रेत, वहां तो रेतीला मैदान है, हमारे यहां तो नमी भी है। वहां के मौसम के टाइप अलग है। तो जो हिमाचल का आदमी है, और जो साउथ में केरला का आदमी है, और जो गुजरात का आदमी है, जो राजस्थान का, हरियाणा का, ये सारे अलग टाइप के तो बीमार होंगे। और इन बीमारी का इलाज उनका लोकल मिलेगा। अगर बीमारी का इलाज कितने बार तारा है, इसका मतलब बीमारी भी बार तारी है। यह समझने की बात है। अब यह बीमारी आई उधर, या बीमारी आई सबसे पहले हरित क्रांति के नाम पे गांव के जमींदार को सबसे पहले हाइब्रिड बीज दिए गए। क्योंकि जिस टाइम पे दुनिया के सबसे खाद आदमियों ने, सबसे बड़े आदमियों ने, अमरियों ने यह सोचा कि यार भारत में तो लोग बीमार कौन होते, दूध घी का खाना खावे मेरे बेटे, कुश्ती मारे, खेल कबड्डी, खेत में सात दिन काम करे जावे, दबा के तो मिठा खाया करते, दबा के घी पिया करते, दबा के दूध पिया करते, और काम कितना ही करवा लो कोई दिक्कत कौन थी, ना किसी किस्म की समस्या थी। या चीज उस बड़े माफिया को लगा कि यार आदमी कंट्रोल करना हो तो उसका शरीर और उसका दिमाग कंट्रोल कर लो, आदमी कंट्रोल हो जावे। और हरियाणा का आदमी, पंजाब का आदमी, ये तो 2 स्टेट इसे थे, ये तो कंट्रोल हो गए कौन किसी पे। ये तो मौत पे भी मजाक कर लिया करें, इसे एंडी छोरे हैं, ये तो किसी भी चीज पे मजाक कर लेंगे, तो हर चीज में मजाक चल लग रहा है। तो अब इन आदमियों को काबू करने के लिए इन आदमियों को बीमार करना जरूरी था। और बीमारियां हुए नहीं क्योंकि खावे को नहीं, कुछ भी करता ना रहा। तो इनके घर तक बीमारी ले जाने खातर इनके घर से ही घर घर बीज दिए, इनके फ्री में बीज दिए, फ्री में खाद दिए, सॉरी, फ्री में पेस्टिसाइड दिए, और ये कहा कि ये वाली फसल बोओगे तो तुमको ज्यादा कीमत मिलेगी। जमींदार ने बोना शुरू कर दिया। 70-71 की बात होगी जब बोना शुरू करा था। और उसके बाद वो जो उन बीजों से जब खाना बना हुआ खाना खाना शुरू करा, तो आदमियों के बीमारी होनी स्टार्ट हुई। अब आज का खेल, अगर मैं आज की सिचुएशन आपसे पूछूं, आज का तो मेरे ख्याल से यो हाल होगा कि खेत में जो बीज लियाओ हो गेवा का, जीरी का, ज्वार का, बाजरे का, क्या का भी, जो बीमारी पिछले साल हुई थी, अगले साल वह बीमारी तो नहीं होती होगी खेत में, क्यों जी?
अगले साल नई बीमारी हुआ है, अगले साल नई बीमारी हुआ है। पहले तो क्या होता था, हमारे अपने ओरिजिनल बीज होया करते, जो जो साफ बीज होया करता उसने झरना मार के निकाल लिया करते, और बढ़िया बढ़िया फिर बो दिया करते, फिर बुक जाया करता। ईब तो जो बाजार से आवे है वो बीमारी अपनी गेल लेकर आवे है। अगर वो बीमारी अपनी गेल लेकर आवे है फसल, तो जब आपा खावांगे तो आपा ठीक रहेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अपने बच्चों को वही तो खिलाने लग रहे। हम जो बच्चा, हमारी नए नए हमारे बालक की शादी हुई है, तो जब वो बच्चा पैदा करेगा उसके बीच में बीमारी अपन दे दी। क्यों जी? बीच में बीमारी, असल पे बीज में बीमारी देने की है ना, वहां से शुरू खेत में बीज में बीमारी दी थी, फिर डांगर भी वही खावे हैं, फिर मानस भी वही खावे हैं। इन क्या हाल हो गया कि 100% बीज सारी फसलों का बाजार से आता है, आता है जी बाजार से। 80% बीज डांगरा का भी बाजार से आवे, अपना जो पशुधन है बाजार से आवे सारा बीज, और लगभग 30-40% बीज मानसा का भी बाजार में आवे। IVF सेंटर खुल रहे हैं, आपके रतिया में भी खुला पाओगा पक्का, बूना में भी खुला पाओगा, फतेहाबाद में तो निवेरा कितने पाओगे जिले के लेवल पर तो। और आज से 10 साल पहले एक भी नहीं आया करता आसपास। ईद 10-10 कैसे खुल रहे हैं एक शहर में, और सारा पे भीड़ लगी पाओगी, जाके देख लोगे तो। यानी कि बीज है ही नहीं, बचा ही नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो खेती वाले बीज का होया, अगर आप ऐसे राह डाल दे रहे तो वो मनसाड़े बीज का होगा, रोक नहीं सकते आप। अगर आपके समझ में नहीं आई तो आप रोक नहीं पाओगे, समझ में आ गई तो आप अगली पीढ़ी बचा लोगे। पुराना नुकसान जो सा होगा उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे बचा लोगे अगर समझ में आ गई तो। अब यो पता लग गया, अब आपको जो खेल समझना है वो ये समझना है कि जिस आदमी ने अपने को बीज दिए थे सबसे पहले 70 के दशक में, वो कौन था पता है आपको? ना, बिल गेट्स तो किताब 50 साल पहले बिल गेट्स तो छोटा बालक होगा। जो हरित क्रांति थी उसको फंडिंग देने वाली जो संस्था थी उसका नाम था रॉकफेलर फाउंडेशन। रॉकफेलर, ये नाम याद रखना पड़ेगा था वो आप लोगों ने। ये वो नाम है जो मैं 2-3 नाम बताऊंगा आज के टाइम के, एक बिल गेट्स, एक रॉकफेलर, एक रॉथशाइल्ड, एक एलन मस्क और फिर फॉर्च्यून 500। ये 4 फॉर्च्यून 500 के जो से बड़े घाघ हैं अपने भारत में। ये रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, नंदन नीलकेणी, नारायण मूर्ति, अंबानी, अडानी, बिरला, ये सब उसके मेंबर हैं जिसको फॉर्च्यून 500 बोलते हैं। लेकिन जो मोटे नाम जो मैंने आपको बताए, रॉकफेलर, रॉथशाइल्ड, बिल गेट्स, एलन मस्क, ये 4 बड़े नाम आज के टाइम पर फेस बने हुए हैं, चेहरा बने हुए हैं। और ये 4 ऐसे नाम हैं दुनिया में जो भी आदमी इनके खिलाफ बोला वो आदमी टोया नहीं पाया। इनके खिलाफ जिस टाइम पे जॉन एफ कैनेडी ने बोला, जो इस टाइम रॉबर्ट एफ कैनेडी का चाचा था, जॉन एफ कैनेडी उस टाइम पे अमेरिका का राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति होते हुए गोली मार दी गई थी। भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्हीं लोगों के खिलाफ मिशन चालू किया था। उनका नहीं पता लगा आज तक किसने मारा। भाई राजीव दीक्षित ने इन्हीं लोगों के खिलाफ बोलना था, उसका नहीं पता लगा आज तक किसने मारा। 2012 में बाबा रामदेव भी इनके खिलाफ बोलना था एक बार, आज से 10 साल पहले कांग्रेस के राज में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी उन्हीं की कठपुतली है, बीजेपी की सरकार भी उन्हीं की कठपुतली है, आम आदमी पार्टी की सरकार भी उनकी कठपुतली है, चौटाला भी उनके कठपुतली है, हुड्डा भी उनकी कठपुतली है, भजनलाल भी उनके इशारे पर काम करा करता, बंसीलाल भी, चन्नी भी उनके इशारे पर करा करता, अपना अमरिंदर भी, न्यूनतम ममता बनर्जी भी, उद्धव ठाकरे भी, यो अखिलेश यादव भी करा करता, भी योगी भी। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक भी पॉलिटिकल पार्टी का एक भी नेता ऐसा नहीं है जो अपनी मर्जी से काम करता हो, उन्हीं के इशारे पे काम करता है। जो नहीं करता उसको रगड़ दिया जाता है।
इसलिए मैंने बताया कि 2012 में जब यूपीए की सरकार थी, बाबा रामदेव ने भी बोलना शुरू किया था, और जब रामदेव ने बोलना शुरू किया था तो आप देख लो सलवार पर का पंडा चटाया था। वो नहीं दोबारा बोल रहा। आज तक पिछले 10 साल में सांस भी नहीं काटा उन आदमियों का नाम नहीं लिया उसने अपनी जुबान से, लेकिन वह वीडियो भी पड़ी है। कागज लेकर आया करता उनके खिलाफ। मैं कागज ही हमने पढ़े तो हमारे भी पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। भाइयों, तो खेल इतना लंबा चल रहा है, कैसे बचाएंगे? 2 रास्ते नजर आए थे भाई, या तो गल गल के मर लो, जो इनका रास्ता है, जो इन्हें षड्यंत्र रच रखा है, उसके खिलाफ बोले बिना तो गल के मरांगे। दूसरा रास्ता यह है कि लड़के मरांगे। तो अपन दूसरे वाला थोड़ा सा ठीक लग गया, क्योंकि मरना तो है। आप लोगों ने जिस भी गांव वाले ने इनका यू अमृत प्याला पी लिया है, उनके शरीरा में ईब असर दिखना स्टार्ट होने लग जाएगा। जिनका हो लिया है कुछ लोगों के, तो कुछ लोगों के आने वाले टाइम में दिख जाएगा। जो बूस्टर लेते रहेंगे उनका थोड़ा और पता चलता जाऊंगा। जो चौथे नंबर पाओगे जब वाले होंगे, कुछ पता तब चलता रहेगा। और एक टाइम ऐसा होगा जो इन्होंने प्लान कर रखा है 2030 तक सारे बीज कंट्रोल करने का। 2030 तक, अगले 8 साल में। 20 में चालू हुआ था, 10 साल का प्रोजेक्ट था यो इनका। ये 10 साल का फाइनल था इनका, ग्रैंड फिनाले। कई का तो निमटा का छोटांगे सबने। ये चल रहा है कब से, देखो आप 50 साल इंतजार किया इन लोगों ने। खेती में खेती खराब करके 50 साल इंतजार किया है हमारे समाज को बर्बाद करने के लिए। हम लोग सारे मिलकर काम करा करते, सारी जात जितनी थी। हमारा चमार ने अगर चमड़े का काम करना हो, हमारे नाई ने जो काम करने आया करते, हमारे लुहार ने, हमारे कुम्हार ने जो कुछ करना होया करता, जो हमारे मिनती आया करते, सारे आपस में अपना रोटी गेल जुड़ रहे थे। फालतू टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। वह रोटी सारी जमीन गेल जुड़ रही थी। ठीक है जी, अपने डांगरा का न्यार और अपना अनाज सारा काम करे जाओ और मिले जाओ, तो फालतू टेंशन नहीं थी। इनने सारे के सारे तबके पैसे के साथ जोड़े। और आज हालत यह होगी कि आपा रुपये जोड़े जावा, हाँ रुपये जोड़े जावा, हाँ। और जब कोई न्यू पूछे रुपये क्यों जोड़ो हो, पैसे क्यों बचत के, अब थोड़े पैसे बचा ले। अब क्या तो बचाओ हो, अब आ रही बीमारी खातर। आ रही बीमारी मतलब आप पैसे जोड़ के और फिर आखिर महीने का पूछ जो हो किससे? जिसने अपने को बीज देने शुरू करे थे, वो थी रॉकफेलर फाउंडेशन। कौन सी फाउंडेशन? याद रखना जरूरी, स्कूल के मास्टर की तरह याद करना पड़ेगा आपने। क्योंकि अगर मैं एकला बोलता रहा ना, अगर मैं एकला बोलता रहा तो मैं घने दिन कौन बचूं। अगर आप लोग भी बोलने लाग जाओगे तो मैं बच सकूं। जन्नू मेरा लाग जाओगा, इतने आदमियों ने एक साथ खत्म नहीं कर सकते। तो आपका वही याद होनी चाहिए उनके नाम, चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो। रॉकफेलर ऐसा नाम है जो आपकी नशा में जहर घोल रहा है शुरू से लेकर पहले दिन तक। क्यों? जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि हर इलाके की बीमारी अलग, तो हर इलाके का इलाज अलग। हर कम्युनिटी की, हर कबीले की चिकित्सा पद्धति अलग होती है। लेकिन 1908 में अब्राहम फ्लेक्सनर की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठा, फ्लेक्सनर कमीशन बोलते हैं उसको। 1910 में उस फ्लेक्सनर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, और अपनी रिपोर्ट में उसने बोला कि पूरी दुनिया में एक जैसी चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए, मतलब एक जैसा इलाज होना चाहिए। अरे भाई बोले आदमी, जब एक जैसी बीमारी नहीं होती तो एक जैसी इलाज क्यों? लेकिन उनके मालिका ने सोचा अब फिर से एक जैसा इलाज करना तो पहले मैं एक जैसी बीमारी तो दे दिया। तो फिर ये बीमारियां हमको दी गई जो हमारे कदे नहीं हुई थी। जिस प्रदेश का खाना है दूध और घी था, ईब आपको वो बीमारियां दे रखी। डॉक्टर दौड़ा जाओ तो सबसे पहले वो खाना छुड़वावा है, घी छोड़ दे बोला वो छोड़ दे। आप तो शक्कर बना कर दे, गुड़ बना, रोटी कौन खाया कर दे, मिठे बना दो। अनु का बोला ना मीठा नहीं खाना, और घी नहीं खाना, और दूध नहीं पीना, और जीना क्योंकि भाई असली चीज तो खानी नहीं। अब यह जो फ्लेक्सनर कमीशन था, उस कमीशन की फंडिंग किसने करी थी? रॉकफेलर ने। रॉकफेलर न्यू है
जो कर रही बुलारा है, बुलारा का बाबू भी बुलारा, उसका दादा भी बुलारा, न्यू बुलारा फैमिली, रॉकफेलर या फैमिली है। ये जो मैं बोल रहा हूं रॉकफेलर फाउंडेशन, ये रॉकफेलर फैमिली है, पूरा परिवार है जो पूरा कंट्रोल रखता है किस किस चीज के ऊपर। सबसे पहले इनका नियम बनाया इन्होंने कि अगर दुनिया के ऊपर काबू करना है, अगर पूरे देश के ऊपर कंट्रोल करना है, तो तेल के ऊपर कब्जा कर लो। इराक और ईरान में जब युद्ध हुआ, जब उनके ऊपर आक्रमण किया अमेरिका ने, उसका कारण था वहां के तेल के कुओं पे कब्जा करना। उसका कारण यह कौन था कि सद्दाम हुसैन कोई तानाशाह था, सद्दाम हुसैन इनके हिसाब तक कौन चल था, यू मारे वाला ना मानना, इनका कठपुतली ना बने तो मारे वाले का भी अपने भी वही बने, युद्ध हुआ है, इन बेरा लग जाएगा भाई पुनः काबुआ में। अब उस अब्राहम फ्लेक्सनर ने यह रिपोर्ट दी कि पूरी दुनिया में एक जैसी चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए। उसके बाद 1948 में WHO का गठन हुआ, पूरी दुनिया में एक जैसी चिकित्सा पद्धति लाने के लिए। जहां जहां वो बीमारियां नहीं थी वहां ऐसे बीज दिए गए, वो बीमारियां के टिक्के लाके वो बीज दिए गए कि इनका भी बीमारी हो गए उस पॉपुलेशन के भी, और ये होने लगी आराम से, सबका होने लगी। हमारे खेत के बीज भी बांझ हो रहे और बाकी सबके बीज बांझ हो रहे, ये भी वो काम होने लग गया। अब पता लगा है, अगर थोड़ा गहराई में जाओगे, जो तेल के कुएं थे उन पर कब्जा किसका? रॉकफेलर का। तेल के कुएं सफाई करने के बाद, जब तेल की सफाई होने के बाद जो केमिकल बचता है उससे पेस्टिसाइड बनता है हमारे खेतों में डलने के लिए, उस पेस्टिसाइड माफिया का मालिक वो है रॉकफेलर। उसके बाद वो केमिकल जो बचेगा उससे दवाइयां बनेंगी, जिनको आप दवाइयां कहते हैं। इस ड्रग माफिया का मालिक भी रॉकफेलर। यानी कि आप खेत में ट्रैक्टर चलाओ, आप पेस्टिसाइड गिरो, आप बीमार होकर दवाई खाओ, सारा पैसा रॉकफेलर पे बस जा रहा है। उसके बाद अगला नंबर आ गया, दूसरा नाम बिल गेट्स। टेक्नोलॉजी के नाम पे जितने भी आपके मोबाइल में एंड्रॉयड हैं, जितना भी आपके मोबाइल में, जितने कंप्यूटर में विंडो है, उसका मालिक बिल गेट्स। उस बिल गेट्स ने एक खेल रचा बढ़िया कि भाई बीज तो खत्म कर देंगे आप, लेकिन आने वाले टाइम में अगर बिना बीमारी वाला अगर कुछ मतलब अपन फसल चाहिएगी तो वो बीज तो चाहिएंगे। तो जो ओरिजिनल बीज थे दुनिया में, जितने भी पेड़े थे, जितने भी फसल थी, उन सारी फसलों और पेड़ों के बीज उस बंदे ने पेटेंट करा के अपने रख लिए। नॉर्वे के अंदर एक वॉल्ट बनाया, वॉल्ट मतलब एक तिजोरी, बीज की तिजोरी, उसका नाम रखा स्वालबार्ड सीड वॉल्ट। उस तिजोरी का नाम सीड वॉल्ट मतलब बीज की तिजोरी। 3.5 लाख बीज वहां रखे हुए हैं कि जब मानवता का विनाश हो जाएगा फिर काम आएंगे। मानव जब सारे खत्म हो लेंगे, जब आप इन्हें काम में ले आओगे, वो यो कह रहा है कि जब सारी दुनिया तक जरूरत पड़ेगी तो इमरजेंसी में काम आओगे। और बीज अपने पास है नहीं, ई बापा जो नए पेड़े लावा, हाँ चाहे वो सफेदे का हो, चाहे फसल का हो, चाहे कोई और खान का हो, वो सारे के सारे हाइब्रिड बीज हैं, GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। वो खा के वही होना है जो अब तक होता आया है। अब उसका मालिक बिल गेट्स। जो आपको ये अमृत प्याला पियाया जा रहा है, मैं इसको अमृत प्याला इसलिए बोल रहा हूं, वीडियो उठ जाती है, मतलब तो समझ रहे होगे ना, पहली डोज जिसकी है, दूसरी डोज जिसकी है। इस अमृत प्याले के केमिकल का पेटेंट भी बिल गेट्स। और वो बिल गेट्स ये कहता है, वो ये कहता है कि इस दुनिया के अंदर 75% आबादी खाम खाई खान की है, उसको धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। अरीब जो ल्यूक मॉन्टेग्नियर है, जिसने HIV की खोज करी थी, जो वायरोलॉजिस्ट था, नोबेल प्राइज मिला उसको, उस आदमी ने यह कहा कि जिनने बूस्टर ले लिया है, जिनने तीसरी खुराक ले ली है, वो अपना एड्स चेक करवा लियो जरूर।
या बात उसने बोली, उसके बोलने के एक हफ्ते बाद आदमी मर लिया वो, क्योंकि इनकी पोल खोलन लग गया था। कड़े कड़े तो बतावा, बीज इनके काबू में, खेत इनके काबू में, जमीन इनके काबू में, रह गया पैसा थोड़ा बहुत। पैसा कहां चलता है अपना? बैंक में। बैंक कहां से आता है पैसा? नुका करे बोला वर्ल्ड बैंक तय। वर्ल्ड बैंक का पैसा किसका है? वो तीसरा नाम जो मैं लेऊं था, रॉथस्चाइल्ड। रॉथस्चाइल्ड फैमिली, वो बैंकिंग को संभालता है, उसने पूरा कब्जा उस पर कर रखा है। अब ये बैंकिंग, बीज, बीमारी, इलाज, खेत और सारी चीज इकट्ठी करके आपको काबू करना कितना मुश्किल है। फिर मान लो आपको काबू करना है, आपको अपने हिसाब से चलाना है, तो के काबू करना पड़ेगा। आपकी रोटी काबू कर लो, आपका पानी काबू कर लो, आपकी जमीन काबू कर लो, आपका राशन के साथ जो जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है वह काबू कर लोगे, तो फिर तो काबू हो आप, फिर तो उनके हिसाब से चलोगे। रोटी काबू कब रहोगी? जब तक आपके पास जमीन रहेगी तब तक आप अपनी रोटी खा सकते हो, लेकिन जब बीज नहीं होगा तो रोटी कितने खाओगे? इन तो आपका बीज तो अगली साल बीज बो ही नहीं सकते, बाजार से लेना पड़ता है। बाजार में तो अगले ने अपने बीज खा लिए फिर दे दोगे, क्यों जी? समझे बात? और उसने न्यू कह दिया कि मेरा बीज है, मैं कौन बंदा। और वो ये कहता है कि बीज का कानून आने लग रहा है। आने वाले टाइम में अगर किसान ये साबित नहीं कर पाया कि उसके खेत में जो बीज बो रखा है वो कहां से लाया, तो जेल होगी। इसका मतलब बीज सीड का जो आ गया, सीड बिल जो है वो यू कहने लग रहा। अच्छा जी, पानी पहला तो घरा नलके हो जाया करते, मार दो कुएं होया करते, जोड़ भी होया करते, जितापा नदी और जोड़ होया करते, जितापा अपने डंगरन भी पा लिया करते, अपना लत्ते लुत्ते भी धो लिया करते, जरूरत का सामान था। इनने क्या करा? वो चीजें बर्बाद करी गई, कुएं बर्बाद करे, जोड़ बर्बाद करे, उसके बाद नलके भी खत्म कर दिए, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे यूकेलिप्टस दिए जो सफेदा आज के टाइम पर आ रहा है, सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो इतना पानी खींचता है कि आपके जमीन का अंडरग्राउंड वाटर को लेवल को नीचे लेके जाता है, तो ये पानी आता ही नहीं। अब आपके पास पानी आता है टंकी का पानी, सिर्फ पीने के लिए आपको वाटर सप्लाई आती है। इसका मतलब ये वायु के काबू में है। फिर आपके बच्चे की पढ़ाई सरकारी स्कूल में हो रही है। सरकारी स्कूल में पैसा किसका आ रहा? एसएसए का। एसएसए का पैसा मतलब वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक का मतलब उन्हें का। ईबियां भी बिकने वाली हैं, स्कूल भी। क्या रह गया फिर? रोटी होगी, पानी होगी, इब आएंगे डांगर। मैं एक बात बताना रहा, मॉडल एपीएलएम एक्ट आया हुआ है 2017 का नोटिफिकेशन, अब तक आपके ऊपर लागू नहीं करा उन लोगों ने, एनफोर्स नहीं किया, क्योंकि अगर आपको बता दिया तो रगड़ा, सारे जने सरकार का रगड़ा ला दोगे, चुपचाप बैठे हैं कि जिब लगाना होगा जिब ठोक देंगे। मॉडल एपीएलएम एक्ट ये कहता है 2 तक फालतू डांगर रखोगे तो कमर्शियल लेना पड़ेगा यो कनेक्शन बिजली का, 2 तक फालतू डांगर नहीं रख सकते। और जो डांगर, जो पशु, जो बैल किसान का सबसे बढ़िया साथी है करता सुख दुख का, उस बैल को उन्होंने वन्य प्राणी बना दिया। जब किसान घर में बांधेगा तो भी जेल होगी। इब रह गए रोटी बनाने खातर लाकड़ी गोसे, फल फ्रूटी से आगे वो भी उन्हें के बीज के आवे हैं। लाकड़ी गोसे किसान के ऊपर पराली जलाने के नाम पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना प्रदूषित होने लाग रहा भाई, जलवायु परिवर्तन होने लाग रहा भाई, धरती खतरे में है भाई। ये मानस को कभी धरती न खान लाग रहे, ये न्यू करे हैं वो, इसको बोलते हैं, मैं इसको देसी भाषा में समझाने लग रहा हूं, अंग्रेजी में ये बोलते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 21 टेक ओवर कर लिया है, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एनवायरमेंट को बचाने के लिए वो ये कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर की बर्फ पिघल रही है और उसकी वजह से मौसम में बदलाव आ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती खराब होने लग रही। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जो कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाली जो सबसे बड़ी जो चीज है वह है आदमी और डांगर। मैंने कहा पहले महीना कम करो, फिर धरती 50 कहां पा, आदमिया ने कम करो डांगरा ने। इसलिए आदमिया के भी आधार कार्ड बनन लाग रहे और डांगरा के भी बनन लाग रहे, आपके किला के भी बनन लाग रहे।
आपकी गाड़ा के, आपकी प्रॉपर्टी के सब क्या के आधार कार्ड बनने लग रहे। ये किस तरफ जान लग रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक ही नंबर के साथ सब कुछ जोड़ना, एक ही नंबर के साथ सब कुछ जोड़ना। आपकी जमीन, आपका पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, आपका ट्रैक्टर, आपके डांगर, आपके बालक, आपका मोबाइल का कनेक्शन, आपके गैस का कनेक्शन, जिंदगी से जुड़ी जितनी चीज है, मैं सारी की सारी चीज एक चीज के जुड़ रही है, आधार कार्ड और फैमिली आईडी और ई-व्यू नया टिक्के का सर्टिफिकेट, इसकी गेल भी जोड़ रहे हैं। अब ये क्या कहते हैं कि जो नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसका मैंने आते ही आपको नाम लिया था, उसका मतलब है कि आने वाले टाइम में आपको अपनी हर चीज के लिए इनके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। भाई क्यों कर रहना पड़ेगा, हम तो अपना गुजारा कर लेंगे। लेन देन का गुजारा पहले जुकर करा करते, न्यू कर लिया करते। लेन देन का गुजारा किसकी गेल करा करते, जो अपने पास धातु होया करती, धातु होया करती, सोना चांदी और लोया। सबसे बड़ी मूर्ति बनाने के नाम पे लोया लेगे किसान का, और ईब सोने के ऊपर निगाह देख रहे हैं, कौन सा सोना है उस पर निशान लगाओ। पहले खानदानी सोना भी हो उस पर हॉलमार्क का निशान लगवाओ, तो आपका सोना माना जाएगा, नहीं तो चोरी का माना जाएगा। यानी उन्हें दिखाओ कितना है, फिर रगड़ने पड़ोगे तो सारा घर से लेना भी तो पड़ेगा। तो सोना चांदी, आपकी जमीन किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोन है, लाल डोरे तोड़ के आपके घर की जमीन की रजिस्ट्रीकरण लाग रहे हैं, फैमिली आईडी के साथ जोड़न लाग रहे हैं। ये धीरे 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 आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज के ऊपर निगरानी रखे हुए हैं कि कल को इनको रगड़ना हो तो एक बटन दाबना है, सारी चीज बंद। अभी ये टेस्टिंग करी थी 2 साल पहले, इन्हें रुकवा दो ना, क्या कर रहे हो। क्या है यो, तो अब सारी चीजें एक नंबर के साथ जोड़ी। 2 साल आपकी टेस्टिंग चली। अभी 2 साल आपको जब कह दिया, आप घरों में घुस गए, ईब 21 दिन खातर बढ़ जाओ, ईब 1 हफ्ते खातर बढ़ जाओ। अब आपके पास ये कागज नहीं होगा तो यहां नहीं जा सकते, ये नहीं होगा तो यहां नहीं जा सकते। और पिछले 7 साल से 2 ही काम कर रहे हो, 2 ही काम, या तो सारी चीज ऑनलाइन गेल जुड़वाने खातर लाइन में खड़े हो, हैं, सारी चीज ऑनलाइन करने खातर लाइन में खड़े हो, बल्कि 2 के हिस्सा फालतू कुछ करे ही नहीं तो 2 साल में तो ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। और ईब आपकी खेती खत्म करी, खेती के लिए जितनी चीज चाहिए उनकी तो कीमत बढ़ाई, और जब आमदनी की बारी आई आमदनी घटा दी। उस खेती के बाद छोटे दुकानदार बर्बाद कैसे करे कि जिस टाइम पर लॉकडाउन था दुकानदार को दुकान खोलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन अगर आपने कुछ मंगा रखा तो वो डिलीवरी के लिए आपके घर भी आवे थे, गांव गांव तक भी देवे थे। भारत 6 की गाड़ियां, ये पुराने वाली गाड़ियां जब्त करेंगे और नए वाली गाड़ियां देंगे। नई गाड़ियों में जीपीएस भी लग रहा, रिकॉर्डिंग सिस्टम भी है और किल स्विच भी है। आपके घर से लोहा भी मंगा लिया, आपका पैसों में नुकसान भी कर दिया प्रदूषण के नाम पे, आपके रुपये और लगवा दिए, और आपके ऊपर नियंत्रण और काबू करने का खेल भी चल पड़ा। रेडिएशन का खेल ये है कि आपके घरों, आपके हर गांव गांव में इनने टावर लगा दिए। इन टावरों से रेडिएशन से कितना नुकसान होता है ये आपको नहीं बताया गया। कैसे बताएंगे, देश की जनता इतनी शानी है कि अगली पूछ दिए नहीं, वह तो न्यू सोचा बोला प्रधानमंत्री ठीक के करता होगा। उसने कौन बेरा को, जिन कंपनियों का गुलाम है उन कंपनियों को आपकी हेल्थ से, आपके जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। 2010 के बाद अपने देश के अंदर रेडिएशन के ऊपर कोई रिसर्च, कोई सर्वे नहीं है। तो 2G के उस टाइम पे तो 2G होया करता, 2G के बाद 3G आया, 4G आया, उससे क्या नुकसान हुए किसी को भी नहीं पता, और ना किसी ने मांगे। और अब 5G लाने की तैयारी कर रहे। और बकवास क्या करते हैं सरकार के साथ दलाली करने वाले लोग,
कि दूसरे देशों में 6G और 7G चल रहा। अरे 6G और 7G तो हमने भी दिक्कत को नहीं, हमने दिक्कत 5G से है। तो ना 5G क्यों लाना पड़ रहा है? वो मिलीमीटर वेवलेंथ टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, वो बीम बेस्ड टेक्नोलॉजी के चलते अगर इस स्पीड में तो अकेले एक आदमी को मारना हो तो अकेले इस आदमी की रेडिएशन बढ़ा के इसको अकेले को मारा जा सकता है। वो इतनी खतरनाक चीज है कि अगर आपको फिर यकीन दिलाना हो ना तो करीब बाबा क्या कहा कर दे कि महामारी होगी तो चलते चलते मरते दिखेंगे लोग। तो वह जो 5G आने के बाद यकीन से कह रहा हूं मैं, फिर चलते चलते मरते दिखेंगे। आपको लगेगा नई महामारी आ गई। अब ये बातें एक आम आदमी को, जो आदमी अपने गांव से बाहर नहीं गया, उसको कैसे समझाएं? कौन सी भाषा में समझावें? टेक्निकल भाषा में तो उसका समझ में कि उसके बड़का का कौन आंदा, उन तभी इतना नॉलेज कौन दे रखा। अब आप में तो 1980 की बात कह रहा था। अगर आपको 1980-85 में जब वो रामायण महाभारत आई थी 85-87 में, उस टाइम पर बड़े बड़े टेलीविजन थे खिड़कियां वाले। उस टाइम पर अगर कोई आपने न्यू कह दिन था, अगर एक टाइम आओगा जब टेलीविजन गोज में गाल के घूमे करेंगे आप, और जब एंटीने की भी जरूरत नहीं, तार की भी जरूरत नहीं, और दूर बैठे अपने नाती पोते रिश्तेदार देख लिया करेंगे इसमें। तो आप न्यू कन देख बोला ना बनाओ छोरे, हमने बेरा है कि क्या न्यू भी आगरा गड़ी, कोई यकीन नहीं करेगा उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी बनी हुई थी। तो जिन टेक्नोलॉजियों की मैं बात कर रहा हूं ये बनी हुई है इस टाइम पे, हम हमारे को उसका एक्सपोजर नहीं दे रखा। इस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि अगर यहां 5G का टावर लग रहा हो और मेरे शरीर में नैनो पार्टिकल हो तो मेरे शरीर को, मेरे दिमाग को उनकी मर्जी से चलाया जा सकता है, जैसे कंप्यूटर चलाता है, जैसे रोबोट को चलाते हैं। तो जिनका तीसरी और चौथी खुराक देने की जल्दबाजी हो रही ना, इसीलिए हो रही है क्योंकि इनके अंदर नैनो पार्टिकल्स हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले टाइम में गांव के ही आदमी को दूसरे आदमी को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा अगर 5G आ जाता है यहां हमारे पास। लेकिन यह बात क्यों कर समझाओ लोगों ने दोनों आगे तो मेरा नहीं बात कर रहा बोला भर की। 2 साल पहले जब मैं ये कहा करता कि थारी गल्लू बनेगी, घर में बढ़ बढ़ के ठोकेंगे, जबरदस्ती करेंगे, थारी सारी चीजों को एक चीज के साथ जोड़ेंगे कि यूटीके का सर्टिफिकेट दिखाओ, उस टाइम पर लोग क्या करते हैं, वो तीसरी सी बात हो रही, बाई तो है ही नहीं बोला। उस टाइम पर आई भी नहीं थी जब मैंने कहा करता UHID बनेगी थारी। UHID बनाने का खेल है। UHID जो आज श्रम कार्ड बनने लग रहा, आयुष्मान भारत वाला कार्ड बनने लग रहा, आधार कार्ड के साथ जो दूसरे कार्ड बनने लग रहे, जो आपके टीके के सर्टिफिकेट, ये है UHID। इसने रोक सकते हो। तो आपको प्रॉपर्टी का टैक्स जो देने के लिए जो इन्होंने जल्दबाजी करी है, ये प्रॉपर्टी का टैक्स ये यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 2030 ही है, जो ये कहता है कि 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बना देंगे जिसमें ना कोई आर्मी होएगी, जिसमें ना कोई पुलिस होएगी, और आपका अपनी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। अगर आप किसी चीज को बरतोगे तो उसका किराया दोगे। अब अपनी प्रॉपर्टी का किराएदार बना दिए कि नहीं बना दिए प्रॉपर्टी टैक्स लेके ना। ये एजेंडा 2030 है जिसको मैं कह रहा हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये 2030 तक चलने का खेल है। इतने या तो आप इनके लिए, आप अपने राशन के लिए, पानी के लिए, दवा दारू के लिए, एक एक चीज के लिए भिखमंगे नहीं हो जाते। इतना पेंडा कौन छोड़ते हैं? आपके घर से पैसा खींचा जाएगा, रोज खींचा जाएगा। पैसा, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी जितनी होगी निलाम पे निलाम आनी स्टार्ट होगी। अब नीलामी स्टार्ट होगी, देखना आप, क्योंकि दे ही नहीं पाएंगे आप कर्जा, दे ही नहीं पाएगा किसान, जितना कर्जदार हो गया, जितनी उसकी खेती का खर्चा है और जितना उसकी आमदनी है उसके हिसाब से वो दे ही नहीं सकता। और जिसने किसान क्रेडिट कार्ड लेकर ने बरत लिया था, अब भाई हम तो ब्याज भर के काम चला लेंगे, ई वो ब्याज वाला काम भी खत्म होगा, फिर क्या करोगे? फिर कौन दिया जावे? नहीं दिया जावे तो फिर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी बेचने के अलावा, नीलाम करवाने के अलावा, एक्वायर करवाने के अलावा कौन सा रास्ता है? मैंने बता तो दो। और इस जद में, इस पूरे खेल में गांव का 99% किसान आएगा। 99%। वो 1% कौन छोटा जाएगा? जो उनका चौधरी ठेकेदार बनाना है वो छोटा जाएगा। गांव में एक जमींदार तो ऐसा पाओगा जो बाकियां न रगड़ सकता हो, उनको मालिक बनाया जाएगा।
फिर इन 10-20 जमींदारा का फिर एक बड़ा ठेकेदार ओडे बना जाएगा, फिर आगे बना दिया जाएगा। तो वह जो अंबानी अडानी रहे बड़े जमींदार रहेंगे। बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार है। 2.5 लाख एकड़ जमीन तो उस पर कई साल पहले थी, ये 3.25 लाख एकड़ के करीब जमीन हो रही है किले माणिक पे। जिस आदमी के बाप दो खेती की थोड़ी भी जमीन कौन थी उस पर, कदे खेत में नहीं गया यार मेरा बेटा। और भारत में 2017 में आके न्यू कह के गया था कि आने वाले टाइम में हम भारत के किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे और खेती के लिए एक ऐसी तकनीक लेके आएंगे जिसमें किसान को खेत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह तकनीक लानी नहीं पड़ती। वह तकनीक आज से 15 साल पहले 10 साल पहले यूज करने लाग रहे हैं, जिसका नाम सीड एंड स्प्रे टेक्निक है। सीड एंड स्प्रे कौन बनाता है? जिसकी ड्रोन की बात करी थी ना कि ड्रोन करा करेगा छिड़काव, ड्रोन खेती करा करेगा और बीज बोया करेगा। वो ड्रोन क्या है? वो ड्रोन आपके घर घर तक कैमरे की मदद से निगरानी का साधन है। वो ड्रोन क्या है? वो ड्रोन को बनाने वाली टेक्नोलॉजी जो कंपनी ने बनाया उसका नाम है जॉन डीरे। जॉन डीरे का तो नाम सबने सुन रखा होगा। और जॉन डीरे का मालिक कौन है बेरा? है वो है जो बीजा का मालिक है। अगर मान लो मानस का बीज भी उसने पेटेंट करा लिया, जुगर ने खेत के बीज करवा लिए, डांगरा के करवा लिए, तो जुगर ही आज के टाइम पे अपने बिजली के कनेक्शन, ट्यूबवेल के कनेक्शन मिले हैं ना कि गांव में तो 100 आदमी ने ट्यूबवेल के कनेक्शन चाहिए, तो फिर न्यू कहे मुख्यमंत्री साहब के 10 न मिलेगा। वो काम फिर होगा। अगली बालक जामना है आगे बर जा, इब तो 100 एप्लीकेशन और आ रही है। और आपने रास्ता जब आपने दिखता ना हो तो बता दो। 10 साल से पहले, आज से 10 साल पहले जो हालात थे, अगर वो हालात बढ़िया हुए हो फिर तो अपने बैठने की जरूरत नहीं, बात करने की जरूरत नहीं। और जब खराब हुए हो तो भाई बैठना भी पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी और इसके समाधान पर चर्चा करनी पड़ेगी। समाधान करने खातर खुद घर तली करना पड़ेगा, नहीं तो मारे के सर में गुमड़ा रहा है कि आप गांव गांव जाके धक्के खान लाग रहे। मैंने के जरूर जा रही बैठाना मां के बोकड़ की, लेकिन मैंने न्यू बेरा है ना कि समाज बचेगा तो हम बचाएंगे। जब समाज की वाट लगेगी तो एक दिन आखिरी हमारा नंबर भी आओगा। कितने दिन बच लाएंगे? कौन में लाग लाग के एक टाइम आओगा जब मेरा नंबर भी आओगा, जब मेरी औलाद का भी आओगा। और इस समाज की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण वह था कि जिनने बेरा था कि यह चीज गलत हो रही है, उन्होंने वह ठीक कौन करी? चुपचाप बैठ के गांव छोड़ के भाज गए। जो से शाणे आदमी है गांव के, जिनका थोड़ा ब्योत था, जिनमें थोड़े शाणे मान्या करते, वहीं छोड़ के भाज गए। बोला कुछ नहीं करा गांव में। अरे हम भी बाट देख रहे अपनी औलाद तेन कहेंगे तम भी निकलवा रहा है ना, उन्हें जमीन तो जोड़ दे। अपनी औलाद तेन कहेंगे बोला ना डांगरा तो मैं प्या लाऊंगी, तू तो पढ़ ले। मैं प्या लाऊंगा, मैं खेलूंगा खेत में, मैं जाऊंगा, तू तो पढ़ ले। पढ़ के बनाओगे? वो बेचारा मोबाइल में देखे वीडियो गेम, अश्लील वीडियो, सारा कबाड़ कबाड़। आपने बेरा ही कौन? अरे तो बेरा है। पहले तो चल मान लेंगे कि आपने बेरा कौन था। ये तो बेरा है ना कि कबाड़ के अलावा कुछ भी नहीं आता टेलीविजन में या मोबाइल में। न्यू कह देंगे बोला हमारा छोरा तो ठीक था, पड़ोसियों ने बिगाड़ दिया, पड़ोसी के छोरे ने। अच्छा पड़ोस किसने दिया भाई उससे? बोले तो टेलीविजन ने बिगाड़ दिया। टेलीविजन किसने दिया था? अब मोबाइल ने बिगाड़ दिया। मोबाइल किसने दिया था? उसने वो किसी ने बिगाड़ा, वो दूसरी भी चीज ने बिगाड़ा। वह चीज दी तो परिवार ने, उसके मां बाप नहीं थी, वो मां के पेट से थोड़ी लेकर आया था। अगर मैंने गाड़ी देनी है, मैं कोई 2 शब्द गाड़ी के बोलूं तो वह शब्द मैंने आड़े पे तो सीखे होंगे। स्कूल में जाना शुरू करे पीछे तो शब्द पढ़े होंगे, मात्रा के ऊपर ला गया करे, बोलिया करे के ऊपर। मैंने क्या मेरा गाड़ी हो क्यों है? लेकिन रोड़ा के है कि शरीफ आदमी ने सोचा है कि मैं क्यों पढ़ूं, बेइज्जती होने की बात है। और उस शरीफ की शराफत ने और उसकी चुप्पी ने जो समाज खत्म कर दिया। इसीलिए पंचायती से आदमी हो रहे हैं जो सब नकम्मे होया करते, चौधरी वह हो रहे हैं, स्कूल कौन खोले बैठे हैं जो दारू की ठेकेदारी करा करते, जो नशा बेचा करते में तो स्कूल खोल रहे हैं। तो ये काम आने वाले टाइम में आपकी औलाद करेंगी।
जिन बच्चों ने 2 साल से मोबाइल के ऊपर गेम खेल खेल कर अपना दिमाग खराब कर लिया, अब आने वाले टाइम में उन बच्चों को मोबाइल से काम नहीं चलेगा, उनने लठ मारने पड़ेंगे पड़ोसियों के, जब थोड़ी शांति पड़ेगी। आप देख लो ना, आपका बच्चा मोबाइल में कौन सा गेम खेल रहा है? आपका बच्चा जो मोबाइल में गेम खेलता है उसमें गोलियां चलती हैं, बंदूक चलाता है वो रोज की रोज। उसमें जब गोली मारता है सामने वाले को उस गेम में, तो उसका खून भी निकला है और वह पड़े भी हैं। रोज 50-100 आदमी मार के सोया है अगला, और राज्य हुआ है मार के। इसी संतान को ऐसा ऐसा कल्चर देने लाग रहा पा। और वो जो नशा है, वो जब इस नशे से काम नहीं चलेगा मोबाइल वाले से, फिर वो बच्चा आने वाले टाइम में कोकीन हीरोइन का नशा करेगा। उसके लिए हमारा तड़ी पार जो है ऑलरेडी हमारे कंटेनर भर भर के लाने लग रहा है अफगानिस्तान से, अडानी के साथ मिलकर रोज पकड़ी जान लाग रही, कदे 2000 किलो कदे 3000 किलो। अरे तो पकड़ी जान लाग रही, 2000 किलो ड्रग्स अगर पकड़ी जाए तो न्यू समझो 20,000 किलो कितने और उतर ली, ताकि दुनिया का ध्यान तो न्यून हो और जो असली जो खेल है वो पछे तो चलता रहो। ये जो यूक्रेन का रशिया का युद्ध है, यो एक खेल है। यूक्रेन वाला भी कहे हम तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कर रहे, प्रधानमंत्री मोदी भी कहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कर रहे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यो है कि आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं रहोगे 2030 तक। ना आप अपनी मर्जी से खा पाओगे, ना बो पाओगे, ना रह पाओगे, ना इलाज मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना राशन, कुछ नहीं मिलेगा। और ये टेस्टिंग करिए इन लोगों ने अभी आप लोगों को अपने ही घरों के अंदर जेल में कैद करके। इनके पास इतनी बड़ी जेल तो थी नहीं कि ये आपको जेल में बंद करके दिखाएं, तो आपके घर को ही जेल बना दिया। और एक तो बेरा लग गया सारे फ्रॉड का। और आगे आने वाले टाइम में आपके साथ क्या फ्रॉड आगा आपको उसका भी नहीं पता। उससे बचने का 1-2 तरीके हैं जो मैं ये बता दूं। अगर आपके ठीक लग गए तो अपने उन तरीकों पर अमल कर लियो, और जब नहीं ठीक लग गया तो ठीक है जी, आप अपना राज्य हम अगले गांव में जाके फिर बोले आओगे। जब समझ में आ जाए जब देख लियो। 2 साल पहले बोला करते जब भी पागल गया करते, इब कह लोगे जब भी अपने फर्क नहीं पड़ता। लेना आप पे तो कुछ को नहीं, लेना एक ना देना दो। न्यू है कि आप बचोगे तो हम बच लेंगे, और जब आपका रगड़ा लगेगा तो हमारा भी आ जाए, फिर क्या फर्क पड़ रहा है जब सारे जाओगे तो कोई बात नहीं। तो लड़ाई है या बचान की बचन की, एक दूसरे के लिए कुछ करने की। पहले नंबर पे सबते गांव की गली वाइज इनविटेशन देकर मीटिंग बुलाओ। गांव में मीटिंग बुला के गांव में जो जो चीजें गलत हो रही हैं पहले उनकी लिस्ट बनाओ। जोड़ अगर खराब हो रहा है उसको मिल बांट के कैसे ठीक करें दोबारा से। पानी की अगर बर्बादी हो रही है चाहे समर्सिबल में, अब सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि जो अपना गोबर है वो भी समर्सिबल के लाइनों साफ कर रहे हैं, उसका कैसे उपयोग करें। टेलीविजन को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करके देखो। टेलीविजन में जो कबाड़ आ रहा है अगर आपने 1 हफ्ता बंद कर दिया तो आगे परमानेंट बंद करने का इलाज बनाओ कि टेलीविजन में कबाड़ के अलावा कुछ और आता हो तो मैंने बता दो जी। खबरों में खबर नहीं आती, सीरियल सारे परिवार तोड़ने के आते हैं, मूवी सारी अश्लील आती हैं, सब कुछ कबाड़ आता है उसके अंदर। तो ला दिया पीछे खर्च कर दिए, ठीक है, उसने बंद करके लपेट के और संदूक में धर दो, आगे बाग पोत्या तो दिखाई होगा ऐसा कबाड़ होया करता, हम ले आए थे, हमारे पे गलती होगी थी। फायदे में रवांगे आप जय। अगर समझो तो अखबार अगर आपकी खबरें नहीं छापे, अगर जात बेस्ड खबर छापे, अगर सारा कबाड़ छापे, तो अखबारों की होली जलाना शुरू करो कि ये अखबार ठीक खबर नहीं दे रहे हैं। हम आपके बच्चों को अखबार पढ़ना भी सिखाएंगे, खबरों का विश्लेषण करना भी सिखाएंगे। बहुत बड़ी गलती क्या होती है कि जो ये लोग इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने वाले हैं ये शैतान की पूजा करते हैं। आप इसने क्या आकर कि इंसानियत की और शैतान की लड़ाई है, तो जो ये शैतान की पूजा करते हैं इनका एक नियम है, ये कोई भी काम छुप कर नहीं करते, ये आपको सरेआम बता के करते हैं। तो ये आपको किस माध्यम से बताते हैं? ये पूरी बात को कभी भी एक अखबार में या एक टेलीविजन में नहीं बताते, एक सिरे से नहीं बताते। एक अखबार में एक बात छापते हैं, दूसरी बात दूसरे अखबार में, तीसरी तीसरे में, चौथी चौथे में, ऐसे करके अलग अलग जगह छापते हैं। हमें सारी चीजों को इकट्ठा करके देखना नहीं आता। जो कर कोड छापया करें किसी चीज का कि भाई ये चीज है। इसी तरीके से
ये लोग आपको मूवीज के माध्यम से बताते हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं आपके साथ। तो जो अब आने वाले टाइम में साइबर टेक का जो जमाना आएगा, साइबर लीग जो आएगी, जो 5G आएगा, जो हाइव ऑफ माइंड आएगी, जो ब्लॉकचेन बनाने का खेल चल रहे हैं, जो मेटावर्स लेके आ रहे हैं, जो ये आने वाले टाइम में जो इंटरनेट का जो नई टेक्निक आएगी, वो सारा का सारा ये आपको बता चुके हैं कि हम क्या करने वाले हैं आपके साथ, और वो आपके बच्चों को सिखाएंगे हम। हमारे बुजुर्गों ने देना है अपना तजुर्बा कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए। जिंदगी का मतलब कल्चर अपने को देना है कि इन बच्चों को किस तरह का समाज देना है। जब आपके टाइम पे, जब आप लोग थे हमारी उम्र में, तो उस टाइम पे हर 2 किलोमीटर के बाद सड़क के ऊपर या रोज रास्ते के ऊपर गोरी में पानी का घड़ा दबा पाया करता। कोई भी जाओ था रास्ते में तो उन्हें पानी मिलेगा, कोई ना कोई जैसे ही देखा घड़ा खाली हो रहा भर दिया करता, पानी भर दो भाई। नु क्या करते हमारे बुजुर्ग कि भाई जो चीज कुदरत ने भरी दी है उस चीज का पैसा नहीं लेना किसी पे। हमने दूध घी कदे नहीं बेचे, हमने अपने खेत में लग गया फल फ्रूट कदे नहीं बेचा। बेचा तो बताओ, सब्जी कदे नहीं बेची अपने बाड़े में लागी हुई। आज लासी भी छोड़ दे। आज हमने अपने बच्चों को यह कल्चर दे रखी कि 1 लीटर पानी 20 रुपया का आवा है। काल ने अगर जोड़ बिकन लागे, नदी बिकन लागे तो इनके लिए अचरज वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आपने इनको पता रखा है कि पानी 20 रुपया का आवा 1 लीटर। तो ये कल्चर कैसा देना है। इन्होंने हमारा समाज बर्बाद करने के लिए 50 साल इंतजार किया है। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं मिल बांट के कि अगले 100 साल के लिए समाज का निर्धारण कर लें कि हम कैसा समाज देखना चाहते हैं आने वाले टाइम में। ये बात अपने को करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं कर सकते फिर कोई फायदा को नहीं। अपने नौजवान बच्चों को उनको प्रेरित करो कि अब तुमको संभालना है। हम सारे एक्सपर्ट बुला के आपको, आपके बच्चों को ये सारी चीजें सिखा देंगे कि अपनी खेती कैसी हो बिना जहर की, अपनी रसोई कैसी हो बिना किसी गलत चीज के, आपका जीवन शैली कैसी हो, आपकी शिक्षा कैसी हो। आपकी शिक्षा ऐसी शिक्षा हो जो उसको समाज के लिए भी तैयार करे और जिंदगी के लिए भी तैयार करे। आज जो शिक्षा आपके बच्चों को मिल रही है, ना वो समाज के लिए तैयार कर रही, ना वो जिंदगी के लिए तैयार कर रही, सिर्फ बर्बादी के लिए तैयार करने लग रही है। इस पर बैठ के करे बिना कैसे काम चल जाएगा। किसके भरोसे बैठे हो, कौन करेगा, कोई कौन कराए। अगर यूं सोचोगे ना कि सरकार ने 2024 में बदल देंगे फिर टाइम ठीक आ जाएगा, 2012 में भी आए गया करते, 14 में अकबला कांग्रेस ने बजा दो बस सारी चीज ठीक हो जाएंगी। इवन कहने लगे जो बोला बीजेपी ने बजा दो बस सारी ठीक हो जाएंगी। यही तो कमें है। जब किसान नेताओं तक क्या कर दे, किसने बनावा, नुगा कर दे बस बीजेपी ने मत दो, बीजेपी ने मत दो। ठीक है बीजेपी ना दे, देवा किसने, अल्टरनेट कौन देगा। सब्स्टिट्यूट कौन देगा, रास्ता कौन देगा। रास्ता देगा गांव, रास्ता बनाएगा गांव, गांव बताएगा उस आदमी को। अगर मान लो आप लोगों को यह पता हो कि आपको कैसा लड़का लड़की चाहिए, भाई जो कर आप अपनी छोरी का रिश्ता करने जावा, हाँ तो हमने बेरा हो ना ऐसा छोरा चाहिए, कम से कम इतने तो खूड हो, कम से कम इतनी तो कमांदा हो, कम से कम ईसा परिवार हो। आप पहले सोच के जावा लड़का का रिश्ता हो या लड़की का रिश्ता। और जिनके हाथ में आप अपने बच्चों की जिंदगी देते हो उसके बारे में आप सोचते नहीं। आपने थोड़े दिन पहले चुनाव होया था, एक बलात्कारी सेकंड नंबर पर आ गया। समाज के खत्म होने की इंतहा है या कि बलात्कारी दूसरे नंबर पर है। तड़ी पार गृह मंत्री गुंडों के हाथ में अपने अपने बच्चों की कमान दे रखी है, वो क्या छोड़ेंगे आपको। तो आपने डिसाइड करना है। गांव बैठ के बताएगा भाई हमने इतना पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, इस कैटेगरी का होना चाहिए, उसके पास इन समस्याओं का समाधान होगा तो गांव में वोट मांगना जो, नहीं तो आने की जरूरत। इतना तो करना है आपने। पॉलिटिकल पार्टी सारी से इस आदमी ढूंढनी फिरेगी, समझे ना। अगर मान लो आप यूं कह दो कि हमारा गांव में तो हम उस आदमी ने सपोर्ट करेगा हमारा गांव तो जो इस कैटेगरी में तो होगा, तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे आदमी ने बांट रखेंगी। अगला गांव आप बड़े शब्द देख लेगा। बड़ी बात है। चलो ये तो बड़े लंबे मुद्दे हैं, क्योंकि राजनीति का मुद्दा तो अगले 50 साल बाद भी यही रहेगा। लेकिन यहां बैठ के ये चर्चा करना जरूरी है कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए कैसा भविष्य चाहते हैं। तो आने वाले वक्त में
आपको जो करना है तो ये करना है कि कल सुबह 10 बजे फतेहाबाद में जो पपीहा पार्क है वहां मीटिंग हो रही है हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की। एक तो अपने गांव से जो यूथ है उन्हें भेज दो कि भाई एक तो इनके साथ लग के और एक टीम तैयार कर लो। उस टीम का काम क्या होगा कि अभी तो ये शुरुआत करी है इन लोगों ने इस टिक्के और इस मास्क के चलान के नाम पे। अभी आने वाले टाइम में आपके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। वो कहेंगे कि एलियन अटैक होएगा, युद्ध के खतरे भारत पा रहे हैं, फूड क्राइसिस आ रहा है, डिजिटल करेंसी लाने के लिए ये साइबर अटैक करेंगे। साइबर अटैक मतलब इंटरनेट खत्म, आपके सारे खाते सीज, आपका पैसा सारा डूब जाएगा। फिर कहेंगे डिजिटल करेंसी दे देंगे आपको। ये जो मैं आपको जो बता रहा था सोशल क्रेडिट सिस्टम, ये शब्द अभी मैं बोल रहा हूं, आज तक आपने सरकार के मुंह से नहीं सुना होगा, लेकिन आने वाले टाइम में आप ये शब्द सुनोगे, सोशल क्रेडिट सिस्टम। यही है आखिरी स्टेप। सोशल क्रेडिट सिस्टम होगा कि मेरे को मेरा एक खाता बन जाएगा कि यो देवेंद्र बलारा या इसकी फैमिली। ये अगर सरकार की बात को मान रहा है तो यस, नहीं मान रहा है तो नो। यस वाला आदमी ट्रेन में जा पाएगा, यस वाला आदमी ही पब्लिक में प्लेस पे जा पाएगा, सभाएं कर पाएगा। नो वाला आदमी कोई भी समाज में अलाउड नहीं होगा। ये जैसे आपको अभी ये टेस्टिंग थी, ये टीके वाले जो सर्टिफिकेट थे ना, ये टेस्टिंग थी आपकी कि आप कितना मानते हो कितना नहीं मानते हो। तो इन्होंने देखा कि हरियाणा वाले नहीं मान रहे, बाकी तो सारे चुपचाप दिखाने लग रहे हैं। तो ये हरियाणा वाला का देखना है कि हरियाणा वाला का गला दबाने के लिए अब क्या अटकंडा अपनाया जाए। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे। अभी ये नई सिरा से गाड़ियां जब्त करने वाला जो ऐलान था, ये इसी चीज के लिए था, टेस्टिंग के लिए, कि देखेंगे कौन कौन बोलेगा। ये टेस्टिंग कर करके देखेंगे अभी तो कि देखा कौन बोलेगा। राशन वाले पे अटैक, जब अपन गरीब आदमी के राशन पे अटैक करेंगे कि एफसीआई पे के पास अब अनाज नहीं बचा है, तो जो कोटे से जो अनाज मिलता है जिन लोगों को, गरीबों को, अब उनके लिए जब उनका अनाज बंद करेंगे। अभी तो क्या किया है कि स्कूलों के अंदर जो मिड डे मील बनता था उनके खाते जीरो कर दिए इन्होंने। मिड डे मील के खाते आपके सरकारी स्कूल में जाके पता करोगे, अब खाना नहीं बनता वहां, ठीक है ना जी। तो मिड डे मील के खाते जीरो करे हैं। अभी आने वाले टाइम में उनको राशन भी बंद करेंगे। तो ये देखेंगे कि ये जिनके घर में अनाज है, जिनके घर किले हैं, ये बोल रहे हैं कि नहीं उनके लिए। अगर आप उनके साथ नहीं खड़े हुए तो ऐसे अलग अलग करके मारेंगे। फिर ये ट्राई करेंगे कि अलग अलग तबके को मारो, टेस्ट करो इनको। नौकरी वाले को पहले लपेट के देखो, बिना लगे हुए को पहले लपेट के देखो। ये किस मुद्दे पर न्यारे पाड़े जा सके हैं, उस मुद्दे को खोजेंगे ये। अब आपको इकट्ठे होने के मुद्दे टोने हैं और वह आपको पाड़न के मुद्दे टोएंगे। और ये आपके आने वाली संतानों के लिए भविष्य बहुत अंधकार में है अगर आपने खुद से कुछ काम नहीं करा तो। सरकारें नहीं करेंगी, दुनिया का कोई आदमी नहीं करेगा, किसी ने ठेका नहीं ले रखा जी। हम भी सिर्फ इसलिए लग रहे हैं, हमने यह उम्मीद है कि हम 20, 30, 50 बालक आपके गांव के इसे तैयार कर दें कि उन्हें वह सारी चीज सिखा पाऊंगा जो पिछले 20, 30 साल में हमने सीखी है। कि ऐसी एजुकेशन, अपने पास एक ऐसी टेक्निक है जिसके ऊपर काम करने वाला मैं इंडिया का पहला आदमी हूं, यानी मेरे अलावा, मेरे से पहले अभी तक इसके ऊपर ग्राउंड पे काम नहीं करा किसी ने भी, कि हम 3 साल की उम्र से लेकर के किसी भी बच्चे को यह बता सकते हैं कि इसके पास कैसा दिमाग है और कुदरत ने इसको किस तरह के काम करने के लिए पैदा किया है। तो आप एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर सकते हो अपने गांव में कि एक भी बालक बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन करोगे तो आप ही लोग ना, मैं थोड़ी आगे करूंगा आपके गांव में। हम आयुर्वेद के आपको ऐसे ऐसे आयुर्वेदाचार्य लाके दे देंगे कि वो आपको ऐसी दिनचर्या दे देंगे कि इस मौसम में ये खाना, इस मौसम में ये नहीं खाना, इस बीमारी में ये खा लो देसी अपने घर का इलाज, तो दवाइयों से पीछा छूट जाएगा। काम कौन से तरह के करने, पोस्टर कैसे रखने, खाना कैसे रखना, रसोई कैसे रखनी, आचरण कैसे रखना, शिक्षा कैसे रखनी, पढ़ाना कैसे, एक एक चीज की ट्रेनिंग हो जाएगी। लेकिन पहले कोई करने वाला तो होगा, मैं किसने सिखावा, किन्हें बतावा। और जब तक उन लोगों की सोच पे काम नहीं होएगा तब तक आप सिखा नहीं सकते। अब जितने लोग आप बैठे हो, आपको तो बात समझ में आ जाएगी। जिन्हें सिखाना चाहो उन्हें तो बेरा भी को नहीं, हम क्या करने की प्लान कर रहे हैं बैठ के। तो पहले उन्हें बुलाने पड़ेंगे, उन तक बात करनी पड़ेगी, उनके चर्चा करनी पड़ेगी, फिर उनके जो दिमाग में भड़क है, जो डाउट है, जो शक है, जो शंका है, वह निकालनी पड़ेगी। क्योंकि शंका पहला काम आता है। जब मैं 2016 में अपना इंस्टीट्यूट बंद करके चला चंडीगढ़ से, तो
जब मैं गामा में जाया करता तो मैं कुछ कागज लेके जाता, तो एक अटैची सी थी मेरे पास, उसमें डाल के बैग में डालता। तो अब मैंने कोई मिले तो है नहीं था, साढ़े दो बैठ जाता, मैं कहता हूँ बात सुनिए, 2 मिनट बात करनी है। तो ताऊ ने क्या करता, भाई के बेचन आया है? मगर मैं कुछ कौन बेचता था, मैं बात करना आया हूं, थारे बालका की जिंदगी आने वाले टाइम में बर्बाद होगी, सुन लो। आपके उगलाना में मैंने पाठशाला में भी ये बातें 2018 में बताई थी। मैं अपने गांव के नजदीक के गांव में, उधर पानीपत के गांव में, महेंद्रगढ़ के गांव में, गामा जाके समझाया करता कि ये टाइम आने वाला है, बीमारी आने वाली है, पढ़ाई का ये पढ़ाई वाला सिस्टम क्रैश होने वाला है, बचा लो भी। और जब मैं जाया करता ना, मैं लोग कह कहा करते, बोला ये तो इलेक्शन लड़ेगा। या 2018 की बात बताऊं, मैं बोला, ओ भाई तुम 2019 का इलेक्शन लड़वा लो, तुम लड़ लो, मैं फिर आ जाऊंगा, 20 में आ जाऊंगा। तो ये लोगों को जो डाउट थे वही खत्म हो लिए, उन्हें बेरा ला गया कि छोरा तो कदे का लाग रहा है, ये तो ये बात कंधा लाग रहा है। मन ने तो इस काम में अपना वो आ रहा है कि मेरे पास रिसर्च है, उसने लेकर अपने बालका की जिंदगी बता लो। करोगे आप ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई ठेकेदार आता है, कोई जात का ठेकेदार, कोई गांव का ठेकेदार, कोई धर्म का ठेकेदार, कोई क्या का ठेकेदार, और आके न्यू कहे कि मैं बचाऊंगा थारे गांव ने, न्यू समझ ले वो सबसे बड़ा ठग है। मैं सिर्फ आपको टाइम, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और बात बता सकता हूं। बाहर का आदमी करना पड़ेगा, गांव के आदमी ने इस गाड़ में, इस नाली का, इस झगड़े का, इस दीवार का क्या रोड़ा है और उसका क्या समाधान है, ये गांव का आदमी बताओगा जिसका रोड़ा है। तो आपके गांव में क्या समस्या है, कितने बालक हैं, शहर तक कितनी दूर है, कैसी मिट्टी है, कितना पानी है, इसके हिसाब से आपके गांव का एग्रीकल्चर, आपके गांव का स्ट्रक्चर, आपके गांव का एम्प्लॉयमेंट का मॉडल बनेगा और वो गांव तैयार करेगा। हम उसमें सलाह देंगे। तो इसके लिए आप लोग ये भी कर सकते हो कि गांव की सारे की मीटिंग बुला लो, हम फिर आ जाएंगे। ये भी कर सकते हो कि आसपास के 5-6 गांव की मीटिंग बुला लो, अगली कोई मीटिंग हो उसमें आ जाओ। कोई मीटिंग अगर रोहतक की साइड, झज्जर की साइड या चंडीगढ़ की साइड हो, नेक्स्ट पूरे हरियाणा के लेवल की, उसमें आ जियो। बाबी तो कुछ नहीं पता कैसे होगा, लेकिन जितने के लोग जागेंगे, जितने के लोग बात करने के लिए तैयार होंगे वो करेंगे। कल जो फतेहाबाद के डिस्ट्रिक्ट वाले लोग आएंगे, उनका मकसद ये होगा फतेहाबाद वाली टीम का कि किसी के साथ भी जाति हो रही है, अगर कहीं पे कोई नया चीज लेके आ रहे हैं तो हम उनको बताएंगे सबसे पहले, वो फिर अपने ब्लॉक वालों को बताएंगे, वो अपने गांव वालों को बताएंगे, फिर गांव वाले अपने गांव में पर्चे बांट के जागृत करें, भाई यू काम चल रहा है कारीगिल, ये 20 तक ऊपर बचना प्लान बनाओ, 2030 तक अपने पंजाब रहना पड़ेगा। ये एक रास्ता बंद करोगे, ये एक रास्ता बंद करेंगे, आप उसने धक्के तक खोलेंगे, ये दूसरा चाहेंगे, ये करते रहेंगे षड्यंत्र हमारे खिलाफ और ये चलेगा लंबा। इसलिए हमें ये तैयार पूरी तरीके से करना पड़ेगा। जैसे इन्हें योजनाबद्ध तरीके से समाज बर्बाद किया है, ऐसे ही योजनाबद्ध तरीके से अपने को आने वाले टाइम की पीढ़ी के लिए तैयार करना पड़ेगा समाज। इसके अलावा हमें तो कोई रास्ता नजर आता नहीं है। आप लोगों को आता होगा तो आप लोग बैठ के जैसा कहोगे हम तो वैसे भी कर लेंगे, और नहीं तो मिल बैठ के किस इन समस्याओं के ऊपर चर्चा करें। और अभी फतेहाबाद वाली ट्रेनिंग के बाद जैसे अगली मीटिंग है हमारी मतलब नेशनल लेवल की, उस मीटिंग के बाद हम लोग ट्रेनिंग सेशन चालू करेंगे। ट्रेनिंग में हम एजुकेशन की हो गई, षड्यंत्रों की हो गई, आगे फिर हेल्थ की हो गई, वो सारी ट्रेनिंग हम उन लोगों को देंगे और वहां से देखते हैं कि वो लोग आगे कितना दे पाते हैं उस ट्रेनिंग को। तो हमारा पर्पस तो ये है कि गांव के अंदर एक ऐसी टीम गांव हमारे को दे दे। देखो अगर आप 100 बच्चे हमारे को दोगे गांव के, तो उनमें से 10-20 ऐसे होंगे जिनका खेती में इंटरेस्ट होगा, खेती की चीजें सीखना चाहते हैं। 10-20 ऐसे होंगे जो स्वास्थ्य की, हेल्थ की चीजें सीखना चाहते हैं, बीमारी की या उन चीजों की। 10-20 ऐसे होंगे जो शिक्षा पे काम करना चाहते हैं, रोजगार पे या दूसरे चीजों पे। लेकिन करना तो सबके लिए है। तो जो खुद से आगे आएंगे उनसे शुरुआत करके, और फिर जो आगे नहीं आ रहे हैं फिर उनको भी शामिल करके, फिर पूरे गांव को हर बच्चे के लिए काम करने का प्लान है। और पता नहीं कितने कामयाब होंगे कि नाकामयाब होंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब अपने को समझ आ जाएगा और फिर आप इकट्ठे होकर के पूरे समाज के लिए काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।